जय हिंद दोस्तों। लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू किया जाता है। करंट अफेयर से संबंधित मुद्दे हम इस वीडियो सीरीज में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो आज का पहला टॉपिक है वो ये है कि आयरलैंड ने मेटा पर, किस पर, मेटा पर 39 करोड़ यूरो, कितने का जुर्माना लगाया, 39 करोड़ यूरो, यानी कि लगभग 3,413 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। किसने लगाया? आयरलैंड ने लगाया। किस पर लगाया? मेटा पर। कब लगाया? 4 जनवरी 2023 को। कितने का? 39 करोड़ यूरो। इसका मतलब लगभग 3,413 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। मेटा पर आरोप क्या था? आखिर किस लिए जुर्माना लगा है दोस्तों? तो मेटा पर यह आरोप था कि डाटा संरक्षण आयोग यानी कि डीपीसी ने कंपनी पर ऑनलाइन गोपनीयता का उल्लंघन करने पर, जो कस्टमर्स की प्राइवेसी होती है उसका उल्लंघन करने पर मेटा पर जुर्माना लगा है। कितने का लगाया गया है? 39 करोड़ यूरो। इसका मतलब लगभग 3,413 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मेटा पर यूरोपीय संघ की सख्त डेटा गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए 21 करोड़ यूरो और 18 करोड़ यूरो का जुर्माना इंस्टाग्राम से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया। 21 करोड़ यूरो किसके लिए लगाया गया है? गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए। और 18 करोड़ किसके लिए लगाया गया है? इंस्टाग्राम से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। देखिए, इसके बाद क्या है कि यूरोपीय संघ के प्राइवेसी वॉचडॉग ने दिसंबर में इस पर एक आदेश जारी किया था कि दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विज्ञापन कैसे चलाते हैं। ठीक है, खैर यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे कि 39 करोड़ यूरो का जुर्माना लगा। क्यों लगा? डाटा संरक्षण आयोग ने ये कहा कि कंपनी ने ऑनलाइन गोपनीयता को भंग किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो ढाका साहित्य सम्मेलन को लेकर रहेगा। दूसरा टॉपिक ढाका साहित्य महोत्सव। ठीक है, देखिए, ढाका साहित्य महोत्सव, पहली बात तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव, बांग्लादेश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव ढाका लिट फेस्ट, नाम याद रखिएगा, ढाका लिट फेस्ट यानी कि DLF, ढाका लिट फेस्ट का ये कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण 5 से 8 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। ठीक है, कौन सा संस्करण? 10वां संस्करण। ठीक है दोस्तों, DLF के आयोजकों ने इसे विचारों का त्योहार करार दिया है। क्या नाम से, थीम क्या रही इसकी? विचारों का त्योहार। शीर्षक कह लिया जाए कि DLF के जो आयोजक रहे हैं उन्होंने इसे विचारों का त्योहार करार दिया है। ठीक है दोस्तों, इस महोत्सव से संबंधित कुछ अन्य पहलुओं को भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, फिल्म स्क्रीनिंग, नाटक, संगीत और दार्शनिक प्रदर्शनों पर चर्चा के साथ 175 से अधिक सत्र आयोजित किए गए थे। यानी कि ये सब क्षेत्र रहे हैं: विज्ञान, प्रौद्योगिकी, फिल्म स्क्रीनिंग, नाटक, संगीत, संस्कृत प्रदर्शन, इन सब पे चर्चा हुई और लगभग 175 से अधिक सत्र को आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, कुछ और टॉपिक समझ लेते हैं। देखिएगा, ढाका साहित्य सम्मेलन में जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अब्दुल
राजक गुरनाह, ये जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इनको लेकर के 500 से अधिक साहित्यकार उत्सव में भाग लिए। नाम याद रखिएगा, ढाका साहित्य सम्मेलन में कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता भाग लिए थे? तो अब्दुल राजक गुरनाह। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आगे देखते हैं। देखिए, और डीएलएफ की बात कर लिया तो डीएलएफ के निदेशक कौन हैं? डीएलएफ के निदेशक हैं सदफ साज, एहसान अकबर और काजी अनीस अहमद। ये तीन नाम याद रखिएगा, सदफ साज, एहसान अकबर और काजी अनीस अहमद। ये तीन नाम डीएलएफ यानी ढाका लिट फेस्ट के निदेशक हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि 2011 में ये ढाका और बांग्लादेशी साहित्य और संस्कृति को दुनिया में बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। कब से शुरू हुआ है? 2011 से इसलिए शुरू किया गया कि बांग्लादेशी साहित्य और संस्कृति को दुनिया में बढ़ावा दिया जाए, इसलिए इसे शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, एक और चीज़ समझ लीजिएगा कि ढाका लिट फेस्ट यानी कि डीएलएफ बांग्लादेश के शीतकालीन कैलेंडर में लोकप्रिय वार्षिक आयोजन रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चंस क्या बन सकता है कि डीएलएफ का कौन सा संस्करण, 10वां संस्करण, क्या इसका शीर्षक रखा गया है विचारों का त्योहार? कौन से नोबेल प्राइज विजेता इसमें भाग लिए थे? तो अब्दुल राजक गुरनाह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा, अगला टॉपिक है कि तालिबान का एक चीनी कंपनी के साथ तेल निष्कर्षण पर समझौता हुआ है। अभी जो अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार है, उन्होंने 5 जनवरी, कब? 5 जनवरी 2023 को एक चीनी फर्म के साथ तेल निष्कर्षण, तेल निकालने के मुद्दे को लेकर के उस पे समझौता किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह समझौता अमू दरिया बेसिन में तेल और गैस को निकालने से संबंधित है। कहाँ पे दोस्तों? अमू दरिया बेसिन, वहां पे तेल और गैस को निकालने से संबंधित समझौता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें भी देख लेते हैं कि यह समझौता चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की एक सहायक कंपनी सिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी, यानी कि CAPEIC, ये कंपनी यानी कि सिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी के साथ यह समझौता किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं, अगले पेज पे हम लोग चलेंगे। अगले पेज पर देखिए, 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद किसी विदेशी फर्म के साथ यह पहला बड़ा ऊर्जा निष्कर्षण समझौता होगा। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि तालिबान की सरकार ने किस देश के साथ तेल निष्कर्षण पर समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका चीन। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कहां से ये निकाला जाएगा? अमू दरिया बेसिन से निकाला जाएगा। कौन सी कंपनी इसमें भाग ले रही है? तो ये है सिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी, चाइना की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अमू दरिया बेसिन के बारे में समझ लेते हैं। देखिएगा, अमू दरिया बेसिन जो है 2540 किलोमीटर की लंबाई है अमू दरिया बेसिन की। ठीक ना, और मध्य एशिया की बड़ी नदियों में से एक है ये नदी अमू दरिया बेसिन। ठीक, यह नदी अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा इस नदी को साझा किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो भारत देश से संबंधित है कि भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च की। कौन सी स्कीम लॉन्च की दोस्तों? प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च की। देखिएगा, 9 जनवरी 2023, 9 जनवरी 2023 को पहली बात तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और इसके साथ
यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च की गई। यानी कि भारत और ब्रिटेन ने यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च करके 9 जनवरी 2023 को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया। क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? 9 जनवरी 2023 को। कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी? यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि ये जो स्कीम है ना, 18 से 30 वर्ष के बीच में 3000 डिग्री धारक नागरिकों को 2 वर्ष की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देता है। जैसे कोई भारत का है तो वो 18 से 30 साल का है तो वो जाके ब्रिटेन में 2 साल के लिए नौकरी कर सकता है, काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और इस योजना की जो घोषणा की गई थी नवंबर में बाली में G20 शिखर सम्मेलन में की गई थी। नवंबर में बाली में G20 शिखर सम्मेलन में इस स्कीम की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। देखिए इस स्कीम से क्या हुआ कि पहली बात तो ये समझ लीजिएगा कि 3000 व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को? 3000 व्यक्तियों को वीजा विनिमय की अनुमति देगा प्रति वर्ष, जो कि 2 साल के लिए यूके या यूके का व्यक्ति है तो इंडिया में, इंडिया का व्यक्ति हो तो यूके में, एक दूसरे के देश में जा करके ये जैसे काम करने की अनुमति देता है। देखिए इससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिल सकता है और सांस्कृतिक क्षेत्र का विस्तार करने का अवसर मिलेगा दोनों देशों के बीच। ठीक है दोस्तों, अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा है कि जैक मा चीन के फिनटेक प्लेटफॉर्म एंट ग्रुप से बाहर। ठीक है, देखिए चीन से संबंधित है, चीन के फिनटेक प्लेटफॉर्म एंट ग्रुप से कौन बाहर हुआ है? जैक मा। ठीक ना, चलिए देखिए, अब चीन का जो फिनटेक प्लेटफॉर्म एंड ग्रुप कंपनी है उस पर अब जैक मा का नियंत्रण नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और साथ ही साथ कुछ और समझ लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण तत्व क्या मिलेंगे कि जैक मा फिनटेक प्लेटफॉर्म एंड ग्रुप के संस्थापक हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि फिनटेक प्लेटफॉर्म एंड ग्रुप जो चाइना की कंपनी, इसके संस्थापक कौन रहे हैं? तो जैक मा। ठीक ना, और ये जो एंट ग्रुप चीन की ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा की सहयोगी कंपनी है, वे अलीबाबा के सह संस्थापक भी रहे हैं। ठीक ना, 2 वर्ष पूर्व शेयर बाजार में जैक मा के आने के कारण यह नियामक कार्रवाई किया गया है। इन्हें चीन के प्लेटफॉर्म एंट ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, इस एंट का $37 अरब का आईपीओ 2020 में अंतिम समय में रद्द किया गया, जिसके बाद कंपनी का पुनर्गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं जरा वो देख लीजिएगा। देखिए चीन के फिनटेक प्लेटफॉर्म एंट ग्रुप से बाहर कौन हुआ है? जैक मा। क्यों बाहर हुए? क्योंकि उनको क्या किया गया ना, वो शेयर मार्केट में आ गए थे तो उनका जो आईपीओ है ना उसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और इससे संबंधित कुछ और बातें भी देख लेते हैं जैक मा के बारे में। देखिए जैक मा के पास पहले एंट में 50% से अधिक मतदान का अधिकार था, लेकिन बदलाव के बाद अब उनका हिस्सा 6.2% तक रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा जैक मा के बारे में समझ लेते हैं कि जैक मा के बारे में क्या है। 2020 में जैक मा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे और 2022 में इनके 2 साल में ही जैक मा के नेटवर्थ में काफ़ी गिरावट भी आई है। ठीक है, और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की अगर बात कर ली जाए तो इस इंडेक्स के मुताबिक जैक मा की नेटवर्थ अब 34.1 अरब डॉलर रह गई है और दुनिया के अमीरों की सूची में 34वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अब आगे समझते हैं। एक लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि सुल्तान अल जाबिर को COP28 का अध्यक्ष नामित किया गया है। COP28 का अध्यक्ष किसे नामित किया गया? सुल्तान अल जाबिर को। ठीक है, अब
यूएई ने क्या किया, संयुक्त अरब अमीरात ने सुल्तान अहमद अल जाबिर को 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP28 के अध्यक्ष के रूप में नामित कर दिया गया है। यह सम्मेलन दुबई में वर्ष 2023 में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यह घोषणा जलवायु कार्रवाई क्षेत्र में यूएई के नेतृत्व और नवीकरणीय ऊर्जा के वैश्विक प्रस्ताव के रूप में इसके कार्य को दर्शाएगी। तो क्वेश्चन केवल ये याद रखिएगा कि COP28 का अध्यक्ष कौन, सुल्तान अल जाबिर। COP28 का सम्मेलन कहाँ होगा, दुबई में। कब होगा, 30 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का टॉपिक रहा और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।